नमस्कार, मैं हरिराम। आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ में विशेष मेहमान है डीडवाना से विधायक चेतन जी डूडी। क्योंकि इन दिनों विधानसभा के चुनाव नजदीक है और हम जो जितने भी विधायक है उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो आज इसी श्रेणी में हम डीडवाना पहुंचे हैं। चेतन जी डूडी हमारे साथ में जुड़े हैं जो डीडवाना से विधायक है। और मैं आपको बता दूं कि रूपाराम जी डूडी यहाँ से पहले लगातार विधायक रहे थे, जो अभी स्वर्गलोक में है। और आज हम चेतन जी से डीडवाना विधानसभा से जुड़ी तमाम बातों के बारे में जानेंगे और पिछला जो इनका 5 साल का कार्यकाल था, इनकी पूरी स्थिति के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो चेतन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चुनावी शेड्यूल में आपने हमारे लिए समय निकाला। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आपका। आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, आप लोगों के बीच में गए और लोगों ने आप पर जिस प्रकार भरोसा जताया, और उस समय आपको करीबन 92,000 वोट मिले थे और जो 2 नंबर पर रहे थे, आपकी जीत है वो 40,000 वोटों से हुई थी। 5 साल में जो लोगों ने आप पे भरोसा जताया, आप उस भरोसे पे कितने खरे उतरे? देखिए, मैं कितना खरा उतरा ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन अगर मैं खुद से ये सवाल पूछूं या खुद इसका जवाब ढूंढूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने जो मुझसे उम्मीद की या जो मैं खुद के बारे में खुद सोचता था, मैंने वो सब काफ़ी हद तक पूरा किया। विकास कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं ज़रूरतें बढ़ती है, कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी दरकार बढ़ती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 5 साल का ये कार्यकाल रहा, लगभग 5 साल होने को आ रहे हैं, इसके अंदर जो हमने काम किए वो अभूतपूर्व काम थे, बहुत ही बेहतरीन काम हमने किए। मैं आपको अगर गिनाने लगूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन मोटा मोट मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे बिजली के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम हुए हैं। हमने यहाँ पे नए छोटे छोटे 33 के GSS बनवाए हैं। बरांगना GSS बना, मेरे खोजार GSS बना, मेरे लोरोली GSS बना, दुदोली काम चल रहा है, सेरानियाबाद काम चल रहा है, डीडवाना शहर में 2 बन के तैयार हो गए। 132 का एक GSS मेरे तोशिना और खरवालिया के बीच में बन रहा है। 7,000 से ज़्यादा ढाणियों का हम विद्युतीकरण करवा चुके हैं। 22,000 खंभे खड़े किए उन ढाणियों में विद्युतीकरण के लिए। हमारे यहाँ पे अगर चिकित्सा की बात करें तो हमने जिला अस्पताल बनवाया, और जिला अस्पताल बनवाया ही नहीं, यार नागौर के अस्पताल से बेहतर हमारा अस्पताल चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के समकक्ष यहाँ पे मरीज आते हैं, और इतना बढ़िया और बेहतरीन चल रहा है। यहाँ एक IC यूनिट ऑपरेशनल है, मेरे विधायक बनने के बाद हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घुटना या हिप रिप्लेसमेंट के लिए लोग बाग अहमदाबाद जाते थे, वो काम मेरे डीडवाना के अस्पताल के अंदर नी और हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। हमने 3 CHC बनवाई, इसके अलावा 1.5 दर्जन के करीब लगभग PHC बनवा दी। हमने सब सेंटर बनवाए। काम इस अगर हम शिक्षा की बात करें तो मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ 4 सरकारी कॉलेज बने। पहले सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज हुआ करता था, आज डीडवाना में 5 सरकारी कॉलेज है। 50 के लगभग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बने। लगभग 27 के करीब स्कूल क्रमोन्नत हुए। 8वीं तक जो स्कूल थे सारे एक साथ 12वीं हो गए। आज 10वीं का कोई स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे, पूरे के पूरे राजस्थान में नहीं है। तो हमने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो साधारण व्यक्ति को छूता है, उन सब क्षेत्रों में हमने काम किया है। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मुआवजा है सरकार का, 1 अरब 17 करोड़ का मुआवजा मिला डीडवाना को। ये रिकॉर्ड है, पूरे के पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुआवजा डीडवाना के क्षेत्र में आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को। सरकार लगातार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी मदद के बारे में सोचती है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसके अंदर हमने कामकाज नहीं किया, और उस क्षेत्र में पर्टिकुलर जहां गरीब आदमी किसान उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। उदाहरण दे रहा हूं, किसानों को लेकर कृषि महाविद्यालय डीडवाना बन रहा है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मानता हूं कि हमने बेहतरीन काम किए हैं, और मैं खुद को अगर खुद से आकलन करूं तो मुझे संतोषजनक मेरा नतीजा आता है कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, और बाकी जो नतीजा है वो जनता का जनता ने करना है। 2 महीने बाद जब चुनाव हो जाए उसके बाद में आप देखिएगा रिजल्ट क्या होता है। ये डीडवाना का जिला स्थापना दिवस था, उस दिन का कार्यक्रम था। और जब आप मुआवजे की बात अभी आपने करी है, तो उस दिन भी आपने मुआवजे का जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उस दिन जिक्र किया था, हाँ। मैं वही था। तो लोग यहाँ आए थे, एक बार किसानों का सम्मेलन भी हुआ था, तो उसमें क्या सच्चाई थी? देखिए, सच्चाई ये है
कि मुआवजा अब सिस्टम बदल गया है, सिस्टम हो गया डायरेक्ट बेनिफिट। तो आपके खाते के अंदर पैसा आना है, तो खाते में पैसा तब आएगा जब आपके बैंक की डिटेल्स और आपके खसरा नंबर, गिरदावरी, खतौनी, इन सब की डिटेल्स मैच करके सिस्टम पे चढ़ जाए, कंप्यूटर पे चढ़ जाए। इसके अंदर वक्त लगता है। कहीं पटवारी जो है ये ज़्यादा ग्राम पंचायतों की वजह से काम नहीं कर पा रहे, कहीं दूसरे आंकड़े नहीं मिल पा रहे, तो इनकी वजह से कुछ किसानों को, आज ही मैं कहीं गया, आज भी यही बात चली थी मेरी, तो कुछ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जैसे मेरे गांव के अंदर, खुद के गांव में 25% को मिला, बाकियों को नहीं मिला। मिलेगा सभी को, लेकिन वो सिस्टम के अंदर फीड हो जाए। अब सरकार ने ये बंद कर दिया कि पटवारी जी को पैसे दे दिए, पटवारी जी पैसे बांट के आ जाए, अब सीधा खाते में आता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट की वजह से वक्त लग रहा है। और चूंकि ये अभी चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक साथ लागू कर दिया, तो इसकी वजह से लोगों को ये गुमराह करते हैं कि मुआवजा नहीं आ रहा। मुआवजा तो आ चुका है, प्रत्येक खाते में जाने में टाइम लग रहा है। मुआवजा तो पूरे डीडवाना का 1 अरब 17 करोड़ आ चुका है, लेकिन आपके या मेरे खाते में इसलिए नहीं आया कि मेरी बैंक की डिटेल्स या मेरी खातेदारी की डिटेल्स जो है वो बराबर सिस्टम में चढ़ी, पूरी नहीं होनी है। तो ये पटवारियों ने भी पहले ये बोल दिया था कि साहब इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है और टाइम इसमें लगेगा। एक बार ये अपडेट हो गया, उसके बाद अगली बार जब भी हो गया जल्दी हो जाएगा। तो लोग इस चीज को लेके गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और मैं मानता हूं जब लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं तो लोगों को समझ आ रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया था। वो जो यहाँ पे आए थे, सम्मेलन किया था, उन लोगों ने आजकल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी 2-3 दिन पहले का अपडेट है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये सुनने में आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में। वही तो अभी 3 तो दिन फर्क क्या पड़ेगा, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि वो तो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसका मतलब कांग्रेस के साथ हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन को लेकर। हाँ, तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने शायद कल या परसों एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हम अपने मतदाता को ये बोलेंगे कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि हमें संगठित होकर भाजपा से लड़ना है। तो जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो तो स्वतः ही कांग्रेस ही हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आदेश जारी कर दिया है। स्वर्गीय रूपाराम जी जब पहली बार विधायक बने थे 98 में, और उस समय से उन्हें एक सपना था कि डीडवाना जिला बने। डीडवाना तो जिला बना, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनका जो उनकी प्रक्रिया उस समय से शुरू हुई, तो आपका क्या ध्येय था जब डीडवाना जिले की बात? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आपने बात पुरानी छेड़ दी, मेरे पिताजी ने कभी जनता के बीच में जाके वादा नहीं किया कि मैं जिला बनाऊंगा, और ना ही मैंने जब लोगों के बीच में किया मैंने कभी वादे किए कि मैं जिला बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये जरूर बोलता था कि मैं साधारण व्यक्ति के लिए काम करूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन जब पापा विधायक थे, जब दूसरी बार विधायक थे, तो मैं अक्सर उनको कुछ फाइलें लेके घूमते हुए देखता 2008 के बाद। हाँ, तो वो कुछ फाइलें लेके घूमते थे, जिन फाइलों को अगर देखें तो उसमें वो ये लिखते थे कि भाई नया जिला बनना चाहिए, उसमें डीडवाना हेडक्वार्टर होना चाहिए। और यकीन मानिए आज भी इस बार जब मैं किताबें और कागज लेके घूमता था जिला बनाने के लिए, तब मैंने उन्होंने जो नक्शे तैयार किए वो नक्शे लेके घूमता था। उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया था, रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से जानकारियाँ इकट्ठी कर रखी थी। वो तमाम जानकारियाँ मेरे लिए बड़ी मददगार साबित हुई, और मैंने उन्हीं के उस सपने को, हालांकि हमने कभी जनता के बीच में वादे नहीं किए, लेकिन उनका ये सपना पूरा हो जाना कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ा संतोष देता है। मुझे भी ये एहसास देता है कि मेरे पिताजी ने कुछ सोचा और मैं अगर लायक बन गया उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, तो उनका जो काम अधूरा रह गया उसको हम पूरा करवा लें। तो एक हमारे समाज में कहना भी है कि हमारे पूर्वजों के काम कुछ अधूरे रह जाए तो हमें करने चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं, हालांकि लोगों के लिए काम है, जनता के लिए काम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संतुष्टि पाता हूँ कि मैंने, उन्होंने जो कोई काम सोचा था मैं वो पूरा कर पाया। तो इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, ऊपर वाले ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि ये काम जो उन्होंने सोचा वो मेरे द्वारा पूरा हो गया। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जिक्र भी किया था कि आज पिताजी का सपना है वो पूरा हो गया। बिल्कुल। एक अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार राजस्थान में आएगी, और डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार आएगी। एक तरफ गहलोत जी दावा कर रहे हैं कि हमारी जो सरकारी योजना है इनका लोगों को इतना लाभ मिला है कि हमारी सरकार आसानी से रिपीट हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी का डीडवाना दौरा हुआ और उसका नाम दिया था युवा समाज।
तो युवाओं से कैसी उनकी मुलाकात रही? क्या युवा पार्टी के प्रति आकर्षित हो देखिए, रहे मैं हैं? पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी आपने कहा कि डबल इंजन सरकार। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ काम कर रही है, वहाँ क्या इन्होंने महंगाई कम कर दी? जहाँ जहाँ ये डबल इंजन सरकार काम कर रही है, वहाँ उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है? जहाँ डबल इंजन सरकार काम कर रही है, वहाँ किसानों को फायदा मिला है? मुझे तो कहीं लगता नहीं। ये सिर्फ जुमलों की सरकारें बनाते हैं, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कामकाज से मतलब नहीं। मुझे याद आता है 2014 के अंदर मोदी जी आए, बड़ा भारी पूरे के पूरे भारत के अंदर एक अलग ही हवा क्रिएट हो गया था, एक अलग ऑरा बना दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो डीजल 55 रुपए 56 रुपए का था, वो आज 90 रुपए पार कर गया। जो गैस का सिलेंडर 500 रुपए था, वो सिलेंडर 1100 कुछ रुपए का हो गया। अभी कुछ 900 कुछ रुपए का, 200 रुपए इन्होंने कम किए हैं। हाँ, इसके अलावा खाने का तेल 1 लीटर जो 68 से 90 रुपए के बीच में मिलता था, वो 248 रुपए से 265 रुपए 68 रुपए के बीच में मिल रहा है। कोई भी पेट्रोल समझ लीजिए, कोई भी ऐसी आम आदमी की जरूरत है, कहीं सस्ती नहीं हुई। तो डबल इंजन इन्होंने लगाए जरूर हैं, वो लगा दिए महंगाई बढ़ाने की तरफ। ये बोलते थे कि मोदी सरकार आएगी तो सस्ती वाड़ा हो जाएगा, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मुझे नहीं लगता कि ये मोदी सरकार 2 बार आ चुकी है, इन्होंने डबल इंजन दोनों बार सिर्फ महंगाई को बढ़ाने में लगाया है, और महंगाई बदस्तूर बढ़ती जा रही है। कहीं इनको ना तो इससे सुध है, ना लोगों की समझने देने जा रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में यह तय किया कि महंगाई से हम लोगों को राहत देंगे। जो सिलेंडर 1100 रुपए का गरीब परिवार को मिल रहा था, उसको 500 रुपए में कांग्रेस की सरकार दे रही है। नागौर के अंदर अभी पीछे जब मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, 1.5 करोड़ रुपए डीबीटी किया। हमारी कांग्रेस की सरकार अन्नपूर्णा पैकेट दे रही है, जिसके अंदर 1 किलो खाने का तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और मसाले दे रही है। हमारी कांग्रेस की सरकार 25 लाख का इलाज फ्री दे रही है। हमारी कांग्रेस की सरकार दुर्घटना में कोई खत्म हो जाए, भगवान ना करे, तो 10 लाख का बीमा दे रही है। 40,000 का कामधेनु बीमा दे रही है। 25 दिन नरेगा में एक्स्ट्रा दे रही है। तमाम मोबाइल्स बांट रही है महिलाओं को। तमाम तरीके के ऐसे काम कर रही है जो गरीब आदमी को राहत देता है। और ये ओपीएस हमारी सरकार ने लागू किया, और ये ऐसे आंदोलन है जिनकी वजह से पूरे के पूरे भारत देश में लहर चलेगी, और इस भाजपा को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत राजस्थान से होने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दिल्ली में ओपीएस को लेकर के सारे राज्यों के लोग रामलीला मैदान में आए, उनकी एक भी मीडिया कवरेज नहीं हुई है। इस पर भी क्या? देखिए, मैं अभी पीछे भी बता रहा था, आज दिन में मैं बेड़वा गांव में मेरा प्रोग्राम, वहां पे मैंने बताया एक आदेश जारी कर दिया गया कि ब्लैकआउट कर दीजिए। कि भाई कोई ना तो टीवी वाला ये दिखाएगा, ना कोई और दिखाएगा, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल गई। तो ये लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे साधारण आदमी की जो अभिव्यक्ति का अधिकार था, उसको छीना जा रहा है। तो मेरी तो आप लोगों से, जो मीडिया में काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग इन चीज़ों को उजागर करें। क्योंकि जब हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से बोलते हैं, माध्यम से बोलते हैं, तो कई दफे लोगों को लगता है कि ये एक तरफा बात कर रहे होंगे, लेकिन ये कतई एक तरफा बात नहीं है। संसद के अंदर ऐसी टिप्पणियां होती है जिनको हम अशोभनीय बोलते हैं, और जिनके बारे में कभी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस तरह की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बोली जा रही है हिंदुस्तान में। हाल ही में हुआ। तो तमाम तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को पीछे धकेलने का काम कर रही है। मुझे ध्यान आया अभी कि G20 जब हो रहा था, बहुत अच्छा आयोजन किया गया, बढ़िया बात है, लेकिन जो गरीब बस्तियां थी उनके आगे टिन टिन लगा दिए गए, छिपा दिया गया, उनको छिपा दिया गया। तो भारत सिर्फ उन साफ सुथरी सड़कों पे नहीं बसता है, भारत, मेरा ये मानना है, उन गरीब कॉलोनियों में भी बसता है, उन गरीब बस्तियों में भी बसता है, जो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो अगर सरकार इनको नज़रअंदाज करती है, तो सरकार अपनी जो ड्यूटी है कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रही है, और वो काम पूरा ठीक से नहीं कर पा रही है। मेरा ये बहुत गंभीरता से मानना है। तो मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी माध्यम है, उस माध्यम से ये बातें लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि किस प्रकार की सरकार
क्या काम कर रही है। हमारी सरकार ने कर्म किया है, हमारी राजनीति कर्म आधारित है, इनकी राजनीति धर्म आधारित है, गुमराह करने की आधारित है। इनका आधार सिर्फ धर्म और गुमराह करना है लोगों को। तो ये फर्क लोगों को अब समझ आने लगा है। उम्मीद करता हूं अगले चुनाव में आप नतीजे देखेंगे। एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे कहूँगा, छोटा सा है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा अभी राजस्थान में चली और जो कांग्रेस की पहले से नेत्री रही है जी मिर्जा, वो यहाँ यात्रा में साथ में थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पहले गलत पार्टी में थी, अब मैं सही पार्टी में आई हूँ। तो क्या फिर नाथूराम जी, उनका पूरा परिवार पहले गलत पार्टी में रही? देखिए, मैं इनकी ये जो बातें हैं कि मैं गलत में रही सही, मैं तो मानता हूँ राजनीति में ही गलत है। वो राजनीति में फिट नहीं है। उन्होंने कभी मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद ये कोशिश नहीं की कि मेरे जो मतदाता हैं, मेरे जो लोग हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, क्षेत्र के लोग वो क्या चाहते हैं। तो वो गलत पार्टी वार्टी में नहीं, वो राजनीति में गलत है। अब सही पार्टी में चली गई तो जाके देख लेना आप नतीजा, चुनाव लड़े, पता लग जाएगा आप सही गलत कितना है। आप पहले स्वयं ठीक करें, उसके बाद आप देखेंगे कि पार्टी आपको कितना सहारा देती है। उनकी नीयत, उनका काम करने का तरीका ऐसा है ही नहीं जिससे साधारण आदमी अपने आप को कनेक्ट करता हो। वो कनेक्ट नहीं कर सकते लोगों से। हनुमान जी से इस पे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि रूप जी ने और हमने ही तो मिलकर के इनको यहाँ लाए थे। देखिए, ये बातें हनुमान जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने जब पहला चुनाव था तो उनके अंदर काम करने की बड़ी क्षमता थी और काम करने की बड़ी इच्छा थी। तो उन्होंने ये टारगेट दे दिया था हम लोगों को, जो हम कार्यकर्ता थे, कि पूरे के पूरे नागौर में कांग्रेस सबसे ज़्यादा डीडवाना से जीतनी चाहिए। और नतीजा भी आया। सबसे ज़्यादा लीड अगर कहीं से मिली तो डीडवाना से मिली, जब वो कांग्रेस से चुनाव जीती पहली दफ़े मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन उसके बाद जो मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम किया तो वो डीडवाना का किया। तो वो तो राजनीति में मैं ये बोलता हूँ कि अनफिट है, शी इज़ नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। तो उनको ये बोल देना कि मैं गलत पार्टी में थी, आप उस पार्टी में थे तब मेंबर पार्लियामेंट बन गए, अब किसी दूसरी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट बन जाए तो हमें बता दीजिएगा, यहीं पे बैठे हैं। उनका कोई खास असर दिखेगा कांग्रेस से? मतलब ही नहीं है, ना तो कांग्रेस को घाटा ना बीजेपी को नफा, कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया कि 23 में तो हम राजस्थान का सफाया कर ही रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन 24 में भी सफाया करेंगे। वो अपना ध्यान रखें, मैं तो ये बोल रहा हूँ अपना ध्यान रखें। वो जब चुनाव लड़े तब देखेंगे कि कौन किसका सफाया कर रहा है। लेकिन हमारी पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, साधारण आदमी के लिए काम किया है, और उसका नतीजा आने वाले चुनाव में हम सब देखेंगे। और मैं ये मानता हूँ और गंभीरता से मानता हूँ, हमारी पार्टी पिछले बार जो सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और लोगों ने ये मन बना रखा है कि इस बार हमें कांग्रेस को जिताना। आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैंने काम किया है। अगर पार्टी को लगता है कि मैं लायक हूँ, अगर पार्टी को लगता है कि इसने ठीक काम किया है, अपनी ईमानदारी से काम किया, तो मुझे टिकट दे। और पार्टी टिकट देगी तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, तो वोट दें। ये तो मेरा तो हाथ जोड़ के मांगना है। जनता माई बाप होती है, मैं हर जगह बोलता हूँ। जनता का जो फैसला है वो हमें मंजूर होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने मेरी संतुष्टि के आधार पे, मेरे खुद के आकलन के आधार पे मैंने काम किया, लोगों के लिए किया, गरीब आदमी के लिए किया। हमने चेतन जी से बात की, डीडवाना से विदाई थे, और जितने भी हमने मुद्दे थे सब पे बेबाकी से यहाँ पे बातचीत हुई हमारी, और आगामी चुनाव को लेकर के और तमाम जो पीछे चुनाव में इन्होंने जो वादे किए उनको पूरा इन्होंने 100% किया है। और जनता भी बता रहे हैं कि इनके प्रति आश्वस्त है। और सभी दर्शकों का हम उन्हें धन्यवाद करेंगे, विधायक जी का भी धन्यवाद करेंगे, और एक नए एपिसोड में नए विधायक जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।